हेलो ऑल। एक इंडस्ट्री जो 3 ट्रिलियन का ऑलमोस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुका है और भी बढ़ने वाला है विद इन दिस। एक ऐसा सेगमेंट जो 25 से 30% हर साल ग्रो कर रहा है। तो अगर आप सोचो, अगर बड़ी इंडस्ट्री मेजर थीम ही 25 से 30% बढ़ रहा है, तो उसके अंदर अगर कोई कंपनी उस पेज से भी अगर पकड़ के अपना बिजनेस कर दे, तो सोचो उस स्टॉक में कितना मूवमेंट आएगा। तो हम आज इसी इंडस्ट्री में एक प्रॉक्सी को स्टडी करेंगे। फिलहाल प्रॉक्सी का नाम बहुत लोगों को आज पता है, लेकिन उसमें वैल्यूएशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत कम लोग समझ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे। बिजनेस तो हम समझेंगे ही, लेकिन उस वैल्यूएशन को कैसे समझना है और अपने एक्सपेक्टेशंस को कैसे सेटिंग करना है उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, तो ये आज हम जानेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एंड तक रुकिए और वैल्यूएशन वाला पार्ट समझ के जाइए। तो जिस थीम की हम बात कर रहे हैं वो है एआई। आजकल आप देख रहे होंगे हर जगह एआई 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 का डिस्कशन हो रहा है, और विद इन दैट थीम डेटा सेंटर एक नाम उभर के आ रहा है। तो इसका डिमांड 2030 तक ऑलमोस्ट इसका डिमांड 3x होने वाला है। करेंटली वर्ल्ड में 11,000 डेटा सेंटर है, और वो भी इंडिया में बहुत कम, बाहर बहुत ज़्यादा है ग्लोबली। और हम डेटा सेंटर एज अ बिग थीम नहीं समझेंगे, इसमें एक छोटा सा पार्ट जो कि एज अ प्रॉक्सी एक प्लेयर उभर के आ रहा है इंडियन मार्केट में, उसको हम स्टडी करेंगे। कंपनी का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, आपने सुना होगा। तो चलो पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी को सिलेक्ट क्यों किया है। उसको जानने के लिए पहले हमें समझना हो बिजनेस एक्सप्लेनेशन, कंपनी करती क्या है। तो डेटा सेंटर अगर मैं आपको समझाऊं, तो उसमें डेटा सेंटर में बहुत बहुत स्पीड से डेटा को लोड किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर मूव किया जाता है। तो इसमें आप सोचो, जब भी ये प्रोसेस पूरा वर्क फ्लो होगा, कितना हीट उसमें जनरेट होगा। तो अगर आप बेसिक सा अपना लैपटॉप की थोड़ी देर चलाओगे, तो आप देखोगे उसके बेस में हीट जनरेट होती है, तो वो जलता रहता है। तो डेटा सेंटर में ऐसा अगर अगर कुछ होगा, तो इट इज़ प्रोन टू रिस्क, राइट। तो इसको बचाने के लिए, ठंडाई के लिए कुछ होना चाहिए। तो बेसिक सा एक सोल्यूशन होता है, जैसे आप सोच सकते हो हवा, कि चलो फ़ैन लगा लेते हैं। तो फ़ैन इसमें करेगा नहीं, क्योंकि द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी जनरेटेड थ्रू दोस डेटा सेंटर्स विल बी ह्यूज। तो इसमें वो फ़ैन, पंखा, ये विंड, ये सब उसमें नहीं चलेगा। इट रिक्वायर्स अ वेरी स्पेशल फिनोमिनन, और उसको लिक्विड कूलिंग सिस्टम कहा जाता है, LQS। तो विदाउट दिस डेटा सेंटर की जो हीट है उसको भगाना या फिर कम करना बहुत टफ हो जाता है। तो इसी के रिलेटेड एक कंपनी जो अभी उभर के आ रही है विद इन दिस सेगमेंट, द लिक्विड कूलिंग सेगमेंट, उसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। तो ये लोग करते क्या है, ये लोग होस बनाते हैं। तो इनका बेसिक बिजनेस है होस बनाना, फ्लेक्सिबल पाइप बनाना, और अभी लिक्विड कूलिंग सिस्टम के स्किड बनाना। तो ये इनका मतलब प्रोडक्ट सेगमेंट्स है। इनके कस्टमर्स कौन है फिलहाल? तो डेटा सेंटर तो अभी आया है, इससे पहले इनके कस्टमर्स कौन थे? तो जैसे आप अगर देख लो, स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं फर्नेसेस वगैरह के, उसमें भी ठंडक के लिए होस, फ्लेक्सिबल पाइप्स की ज़रूरत होती है। तो ये लोग के कस्टमर्स स्टील इंडस्ट्री वाले हैं, ऑयल पोर्ट्स हैं, और पोर्ट्स, जनरल पोर्ट्स वाले भी हैं, और ग्लोबल ओईएम्स हैं। तो ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। इनके अगर सेगमेंट्स की बात करें, तो पहला पहला वाला सेगमेंट है होस, क्योंकि डेटा सेंटर में लिक्विड कूलिंग सिस्टम तो है ही, ये तो अभी अभी आ रहा है। इससे पहले इनका थोड़ा एक लेगेसी बिजनेस भी है, जो कि है होस असेंबली बिजनेस, और बेलो, और फोर्थ है लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो एक एक जान लेते हैं, कौन सा हाई मार्जिन है, कौन सा लो मार्जिन है, और कौन सा वैल्यूएशन ड्राइव करेगा आगे जाके। तो पहला है होस, ये तो बेसिक कमोडिटी है। होस मतलब बेसिक पाइप। तो इसमें डिफरेंस क्या है बेसिक पाइप और इनके पाइप में? बेसिक पाइप में आप उसको मोड़ नहीं सकते। स्टील का पाइप अगर कहीं देखा है आपने कि मोड़ सकते हैं, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी वो इसमें नहीं होता। तो ये लोग ऐसा स्पेशल ट्यूब बनाते हैं या फिर होस बनाते हैं जिसको आप मोड़ सकते हो, तो फ्लेक्सिबल पाइप्स। तो इसमें ये कमोडिटी टाइप है, लो मार्जिन होते हैं, ये लोग वॉल्यूम पे इसको खेलते हैं। दैट इज़ फर्स्ट। इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कंपनीज इसको बनाती हैं इंडिया में। द सेकेंड इज असेंबली।
असेंबली वाला सेगमेंट। असेंबली मतलब हर कंपनी का अलग अलग नीड होता है हर सेगमेंट में। तो काफ़ी कंपनीज को होज में वो लोग क्या करते हैं, होज लेके जाके खुद से फिट करते हैं, लेकिन असेंबली में ये लोग इंजीनियरिंग डिज़ाइन करके सब कुछ एंड टू एंड रेडी करके बस लेके जाके उधर फिट करते हैं। तो इसमें मार्जिन थोड़ा हाई होता है, क्योंकि इसमें डिज़ाइन की भी ज़रूरत है और फिटिंग हर पार्ट मतलब हर सेगमेंट के लिए अगर किसी को अपना अपना रिक्वायरमेंट है तो ये लोग पूरा करके उसको दे देते हैं। तो दैट इज़ वाई द असेंबली पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस फॉर दीज गाइज एंड करेंटली इनका मार्केट शेयर इसमें 50 to 52% है। सॉरी, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट से 50 से 52% है। नेक्स्ट है बेलो वाला पार्ट। बेलो का सिंपल एक्सप्लेनेशन है, सपोज अगर आप कार चला रहे हैं तो देर आर सस्पेंशंस, तो गाड़ी ऊपर नीचे होती है तो सस्पेंशंस उस वेट या फिर उस मूवमेंट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। सिमिलरली इनके में द बेलो ऐसा काम करता है। बेलो भी ये स्पेशली बना के देते हैं ओईएम्स को। तो ये थर्ड हो गया। और चौथा इनके पास एक सब्सिडरी है हाइड एयर करके। हाइड एयर में ये 10-12 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी होस्ट टाइप ही है। और फिफ्थ है अपना लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो फिलहाल इनके पास 45 करोड़ का ऑर्डर बुक आ गया है अभी तक। तो Q4 कल इनका रिजल्ट है, तो आई विल बी ट्रैकिंग दिस कंपनी वेरी क्लोजली एंड अपडेटिंग अबाउट दिस रिजल्ट्स एज वेल। So that is why I'm requesting you to subscribe. And if you are invested, it's very important for you to track these videos. Okay, तो कल मैं इसका अपडेट वाला भी बनाऊंगा। तो फिलहाल हम इसका बिजनेस सिर्फ समझ रहे हैं। तो फिफ्थ वाला है लिक्विड कूलिंग सिस्टम। जैसे मैंने बताया इसमें 45 करोड़ का ऑर्डर बुक इनका आ चुका है। और ये हो गया इनका बिजनेस वाला पार्ट। रेवेन्यू कैसा होता है, इज इट रिकरिंग या फिर कमोडिटीज है या फिर स्ट्रक्चरल है। तो जैसे मैंने बताया होज वाला कमोडिटी है, बाकी सब प्रोजेक्ट बेस्ड और रिकरिंग होने वाले हैं। डेटा सेंटर अगर कोई ऑर्डर मिलता है तो दैट्स गोइंग टू बी अराउंड फॉर 3 to 4 years। इतना टाइम तो डेटा सेंटर में बनाने के लिए लगता ही है। सो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग ऑर्डर्स, तो स्टिकी रिलेशनशिप रहने वाले हैं, तो रेवेन्यू विल बी रिकरिंग एंड इनको मिलता ही रहेगा। करेंटली नेक्स्ट सेगमेंट मैंने सारा ब्लूप्रिंट इसमें लिखा हुआ है। तो चलो नेक्स्ट समझते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में मैंने बताया कि द लिक्विड कूलिंग इंडस्ट्री, लिक्विड कूलिंग जो पार्ट है, इट्स करेंटली वैल्यूड एट $6.6 billion। ये बढ़ के 2030 तक होने वाला है $30 billion। तो आप लगा लो ग्रोथ का फॉर्मूला। ये 25 से 30% सिर्फ कूलिंग सेगमेंट बढ़ने वाला है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का। ठीक है, तो उसमें एरोफ्लेक्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर स्पेशली फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो अभी फिलहाल ये कूलिंग सिस्टम्स बना रहे हैं। दीज आर द ओनली गाइस। तो दैट इज वाई दिस स्टॉक हैज़ बीन परफॉर्मिंग सो वेल फॉर द लास्ट 3-4 months। तो इसमें एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बेक इन हो गए हैं। दैट इज वाई यू कैन सी द PE इज ट्रेडिंग एट 81 टाइम्स। 81 टाइम्स इज टू ह्यूज। ओके, वैल्यूएशन में इसको हम डिस्कस करेंगे ही। बट सिमिलरली अगर किसी को ये इंडस्ट्री या फिर ये सेगमेंट बनाना है तो वो ऐसे ही उठ के आके कल होस लिक्विड कूलिंग सिस्टम या स्किड नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, ASME करके। अगर वो ही है तो तब ही ये लोग इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर मतलब सपोज मैंने लिक्विड सिस्टम बना लिया, तो क्या मैं इसको प्रीमियम में बेच सकता हूँ, मेरा से रहेगा कस्टमर के पास। तो होज में ये नहीं है, क्योंकि कंपनी को अगर आप जाके बोलोगे कि 2 रुपये वाला होज आप 10 रुपये में बेचोगे, वो बोलेगा नहीं चाहिए, वी कैन टेक इट फ्रॉम अदर प्लेयर। सिमिलरली लिक्विड कूलिंग सिस्टम में ये नहीं होने वाला, क्योंकि प्राइसिंग पावर एग्जिस्ट देयर। सिर्फ लिक्विड कूलिंग सिस्टम में नहीं, इनके दूसरे बिजनेस जैसे असेंबली हो गया और बेलोस हो गया, इसमें भी प्राइसिंग पावर एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री में टेलविंड्स बहुत है ड्यू टू डेटा सेंटर। राइट, नेक्स्ट चलते हैं अपना फेवरेट पार्ट, ट्रिगर्स। इसमें ग्रोथ के क्या ट्रिगर्स है फिलहाल। तो फर्स्ट ट्रिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट मिक्स चेंज। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना होस वाला बिजनेस तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर फोकसिंग मोर ऑन दैट असेंबली वाला सेगमेंट। करेंटली 50 to 52% इनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द रेवेन्यू। तो ये लोग इसको बढ़ाने वाले हैं। सेम थिंग इज फॉर बेलो। तो ये लोग इनको इस सेगमेंट को बढ़ाने वाले हैं।
तो ये 17 मिलियन मीटर्स का इनका कैपेसिटी थी और ये FY 27 में बढ़ा के इसको 20 मिलियन मीटर्स तक लेके जाने वाले हैं। सो दैट इज़ हाउ बुलिश दे आर। सो इस प्रोडक्ट मिक्स के वजह से अगर होज़ वाला सेगमेंट घट के या फिर अगर वो इतना ही रहा और दूसरी साइड में अगर ये असेंबली वाला पार्ट और बेलो वाला पार्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता गया, तो आप देख सकते हो मार्जिन में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। करेंटली ये 22-23% पे एबिडा मार्जिन लेके आ रहे हैं। तो इनका सॉरी एबिडा मार्जिन इनका, लेट मी जस्ट चेक, तो 22% इनका टीटीएम में अभी रेवेन्यू एबिटा मार्जिन है। तो इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 25% का। तो 22 से अगर 25% जाएंगे तो सोचो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना बढ़िया प्ले आउट होगा। तो ये इनका टारगेट है फिलहाल। अगर ये प्रोडक्ट मिक्स होस्ट से इसमें मूव करते हैं तो दैट विल बी ह्यूज ओपनिंग फॉर देम टू इम्प्रूव देयर एबिटा मार्जिन्स। ओके, दैट इज ऑन द फर्स्ट थिंग। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप देख रहे होंगे कि ये डेटा सेंटर अभी चालू हुआ है, जस्ट क्रैकिंग द सरफेस। तो वो FY 27 में मतलब कंपनीज भी अपना केपेक्स बढ़ाएंगी, ऑर्डर्स आएंगे कंपनीज को। उससे पहले ही इन लोग ने केपेक्स सब डाल के ये लोग रेडी है। तो इनका मशीनरी और प्लांट बिल्डिंग सब इन प्रोग्रेस है। जून 2026 में ये लाइव होगा। तो करेंटली इनका 2000 यूनिट बनाने जितना ही फैसिलिटी है फिलहाल इंडिया में, और ये इसको 7 टाइम्स बढ़ा के 15,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करने वाले हैं। तो 2000 में इनको 45 करोड़ का ऑर्डर बुक फिलहाल है। तो सोचो जब 15,000 हो जाएगा और डेटा सेंटर पूरी तरीके से मतलब मैच्योर हो जाएगा ये थीम, तो इनको कितने ऑर्डर्स मिलेंगे डेटा सेंटर के सेगमेंट में। तो फिलहाल मैनेजमेंट इज गाइडिंग फॉर 18 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ। उन्होंने डेटा सेंटर के स्पेसिफिक कुछ ऐसा गाइडेंस नहीं दिया है फिलहाल, बट जो इनकी कैपेसिटी है 2000 और 15,000 मिला के, दे आर टेलिंग दैट दे कैन रीच अप टू 300 to 350 करोड़ रेवेन्यू। पीक रेवेन्यू इनका हो सकता है अगले 2 से 3 साल में। बट आई बिलीव इसमें और भी ज़्यादा अट्रैक्शन आएगा। मैनी कंपनीज विल गिव देम गुड ऑर्डर्स, बट देखते हैं हाउ दिस विल पैन आउट। और सेकंड ट्रिगर है इनका मार्जिन्स। जैसे मैंने बताया 22% इनका ऑलरेडी एबिटा मार्जिन है। तो इन लोग का गाइडेंस है कि 25% वो इसको लेके जाएंगे अगले 2 से 3 साल में। और ये कर ही लेंगे क्योंकि ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम वाला भी इनका आ जाएगा। वो असेंबली वाला यूनिट इज ऑलरेडी 50 to 52%। अगर ये सब प्रोडक्ट मिक्स करेंगे तो इट दे विल डेफिनेटली रीच 25%। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्या गाइड कर रहा है। दे आर गाइडिंग फॉर 18 to 20% ग्रोथ कंजर्वेटिवली, आई कैन से, बिकॉज क्योंकि टैम बहुत बड़ा है होने वाला है द कूलिंग सिस्टम का पार्ट। एंड इफ दे कैप्चर अ लिटिल अमाउंट ऑफ इवन दैट टैम, दे विल ग्रो वेरी फास्ट। सो मैंने इसका वैल्यूएशन भी किया है। तो फिलहाल इनका रेवेन्यू अराउंड 430 करोड़ जितना है, 408 करोड़। इस पे इनका पैड बनता है 49 करोड़ एट 22% एबिटा मार्जिन। तो मैंने इसको क्या किया, अभी आता है मेन पॉइंट वैल्यूएशन में समझने का। मैंने इसको क्या किया, 18% से 3 साल के लिए ग्रो किया। सो दैट विल बी अराउंड, इसको भी मैंने लिखा है, सो दैट विल बी अराउंड ओके 850 करोड़। अगर मैं इसको 18% से ग्रो करूँ तो 408 से 850, और इनका पैट 51 है। अगर मैं 23%, क्योंकि मैं बेस केस ले रहा हूँ, 23 to 25%, 130 करोड़ जितना इनका पैट निकलेगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 4400 करोड़ डिवाइड बाई 130, तो 37 जितना इसका पी निकलेगा फॉरवर्ड पे, विच आई नो इज़ वेरी बुलिश और वेरी एक्सपेंसिव भी होगा थोड़े लोगों के लिए। अगर आप उसको पैट कैगर से डिवाइड करोगे विच इज़ 37% कैगर, तो ये वन 0.9 से 1.1 के बीच में इनका पेग निकलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस इज फेयरली वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। आई वुड से ये अभी फेयरली वैल्यूड है बेस्ड ऑन द फ्यूचर गाइडेंस। अगर ये सब ठीक ठीक करेंगे, जो भी इन्होंने बोला है वो ठीक ठीक करेंगे अगले 3 साल में, so this particular peg is justified, but the problem comes in the PE part।
क्योंकि अगर आप कोई भी स्टॉक का रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हो अपना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो एक सिंपल फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ, करंट स्टॉक प्राइस इनटू फ्यूचर पैट डिवाइड बाय करंट पैट इनटू फ्यूचर पीई डिवाइड बाय करंट पीई। तो फ्यूचर पैट तो हमें पता है 130, मैं कैलकुलेटर खोल ही लेता हूँ, 130 डिवाइड बाई 49 या 51, तो 2.65 मल्टीपल निकलता है। और दूसरा है फ्यूचर वाला पी 81, आई डोंट थिंक कैन बी जस्टिफाइड। ये इसका 81, 81 मतलब इट्स वेरी वेरी वेरी, मतलब प्लेटफॉर्म बिजनेस को भी 80 नहीं मिलता। तो आई वुड से 40 एज्यूम करना इज हेल्दी फॉर दिस बिजनेस। तो अगर मैं एफ फ्यूचर पीई डिवाइड बाय करंट पीई करूँगा, 40 डिवाइड बाय करंट पीई इज 81, तो मल्टीपल निकल के आता है 0.49। तो इससे पहले आपने वो पैट वाला भी मल्टीपल देखा जो था 2.65, ओके, 2.65 इंटू 0.49, 1.3 टोटल मल्टीपल निकला। अभी करंट मार्केट प्राइस इज 304, 304। सो अपना एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस निकल के आता है 397 रुपीज़। तो आप सोचो 3 साल के लिए आप इसमें रुकते हो, आपका स्टॉक प्राइस जाएगा 304 से 397। तो ये ओनली एंड ओनली हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट पीई कंप्रेशन। अगर 80 पे ही रहता है तो आपका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट डबल होगा। अगर नहीं हुआ, वो 80 से घट के 40 पे आ गया, तो आपका रिटर्न इसमें नहीं बनेगा। इट विल बी बेयरली 10% इन 3 ईयर्स। वो आपको एफ कर देगा 6-7%। तो वाई टेक दिस रिस्क and invest in this company? So that is why I told you to wait till the valuation part. What is my verdict on this and how will I play this stock? क्यों मैंने फिलहाल इसमें इतना बड़ा पोजीशन अभी बनाया नहीं है। आई एम जस्ट ट्रैकिंग दिस कंपनी। मैंने थोड़ा बहुत लिया है, मतलब परसेंटेज वाइज भी नहीं बता सकता, इतना छोटा है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डेटा लिक्विड कूलिंग सोल्यूशन टू प्ले आउट। तो जैसे ही ये Q3 FY 27 में अपना गाइडेंस या फिर बोलेंगे कि इनका अट्रैक्शन कैसा है उस बिजनेस के अराउंड, और अगर कुछ बदलते हैं तो आई विल बाय ऑन डिप्स एट दैट टाइम, बट नॉट नो। आई एम जस्ट ट्रैकिंग दिस कंपनी विथ लिटिल पोजिशन। सो विल स्टॉप हियर एंड यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो जो भी आपको डाउट है तो आई ट्राई टू आंसर या। That's it for now. Thank you, and we'll see you in the next video.